चेयरमैन बनकर ही समाज सेवा क्यों करना चाहते हैं? क्या राजनीति में अप्रैल से लेकर 11 सितंबर तक आकर के ही समाज सेवा हो सकती है? कोई अन्य विकल्प नहीं है। आप स्थिति स्पष्ट करें कि आपकी निष्ठा भाजपा के साथ है या विरोध में? यदि आपको भाजपा से टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? कठिन प्रश्न पूछा, ये मेरे लिए कठिन प्रश्न है। आज इनका जिला मीडिया प्रभारी आप देखिए डबल इंजन की सरकार को कह रहा है कि बसला अग्रवाल जी की साहब कठपुतली हो गई है सिटी मजिस्ट्रेट, तो उनके उस बयान का समर्थन करने के लिए 4 विधायक, इनके एमएलसी, इनके सांसद, इनका जिला अध्यक्ष, नॉट ए सिंगल पर्सन। मनोज अग्रवाल पहले से ही अग्रवाल समाज के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित है और आपके चुनाव लड़ने से अग्रवाल बोर्ड विकसित होगा। क्या अग्रवाल समाज में एकता नहीं रही? रेलवे रोड की जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। फरीदाबाद के जनहित में आप कठोर कदम उठाने से पीछे तो नहीं हटेंगे। व्यापारी की 2 ही समस्याएं हैं, एक अपराधी से और दूसरा अधिकारी से। मेरे अंदर इतना आत्मबल है कि हम किसी भी अपराधी से या किसी भी अधिकारी से, किसी भी व्यवसायी को मुक्ति दिलाने में पूर्णतः आप सभी के आशीर्वाद से सक्षम हैं। ऐसा माना जाता है कि मनोज अग्रवाल जी को राजनीति में लाने वाले आप ही थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपका सबसे कड़ा विरोध भी उन्हीं के प्रति रहता है? पहले चुनाव में जब वो लड़े थे तब उनको खड़ा होना भी नहीं आता था, तो हमारे पैर पकड़ के कहते थे मत भूलिए इसे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कन्फेशन और में। और ये एक ऐसा मंच है जहां पर जिम्मेदारों को बुलाकर जनता के प्रश्न सीधे उनके सामने रखे जाते हैं और प्रयास किया जाता है कि उनसे सीधे उत्तर प्राप्त हो सके। और आज हमारे बीच में हमेशा अपनी बात रखने वाले, बहुत ही बेखौफ तरीके से सबके सामने अपनी बात फेसबुक के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अपनी बात रखकर प्रसिद्ध होने वाले व्यापारी नेता और संस्थापक फर्रुखाबाद विकास मंच, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन और उपाध्यक्ष कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, हमारे बीच में उपस्थित है मोहन अग्रवाल जी। मैं चाहूँगा कि सभी लोगों का स्वागत करें। जब बात होती है जिम्मेदारों से तो एक नाम हमेशा उठकर आता है जो हमेशा अपनी बात रखने के लिए फेमस है, और वो नाम है लक्ष्मण सिंह एडवोकेट, पूर्व महामंत्री सर्व सेवा संघ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में आज के पैनल के अगले सदस्य के रूप में उपस्थित हैं मोहन पाठक जी, जो कि सिविक एवं सोशल आउटरीच विभाग में प्रदेश सचिव के पद पर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जनता के बीच में अपनी खासा पहुंच रखने वाले सभासद वार्ड नंबर 40 सुदामा नगर से और सभासद एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री श्री अतुल शंकर दुबे जी भी आज के पैनल में यहाँ पर शामिल हैं, उपस्थित हैं। आपका भी इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। जब सवाल सत्ता पक्ष से उठ रहे हो तो विपक्ष की मौजूदगी भी यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाती है, और कांग्रेस के सदस्य के रूप में यहाँ पे उपस्थित है जिला विधि विभाग चेयरमैन कांग्रेस श्री वरुण त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहन जी, आपसे प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला प्रश्न आया है गंगानगर कॉलोनी जनपद फर्रुखाबाद से अधिवक्ता शिवेंद्र मोहन मिश्रा का, और इनका प्रश्न है सफाई कर्मचारी जिनकी तनख्वाह 13,000 है, वेतन काटकर 8,000 रुपये दिए जाते हैं, कर्मचारी प्रबंधन ठेका प्रथा पर चल रही है, इसलिए गंदगी का ढेर लगा है, नगर में पार्क टेम्पो स्टैंड भी नहीं है, 5,000 स्ट्रीट पोल टाउन हॉल पर रखे हुए हैं, लगाए नहीं जा रहे हैं, 50 लाख का पंप का भुगतान हो चुका है हैबतपुर गड़िया में, लेकिन पंप बंद है। आपका विकास का एजेंडा क्या है? आपके मुख्य बिंदु क्या है जिससे फर्रुखाबाद का विकास हो सके? जितने प्रश्न आपने अभी सामने रखे हैं, जितने बिंदु सामने रखे हैं, ये बिंदु लगभग बिल्कुल ठीक है। और जो हमारी सफाई कर्मी है, जो एक तरह से शहर को हमारे उजला स्वच्छ रखते हैं, तो उनके साथ तो इस पूरे टर्म में हम लोग भी लोगों के बीच में जाते हैं, तो शिवेंद्र जी की ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं।
मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जितने बिंदु हैं इन पर अच्छे से कार्य करना और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना, यही हम लोगों का पहला लक्ष्य है। अगर आप चेयरमैन फर्रुखाबाद अगर होते हैं तो क्या इन जिन चीज़ों के लिए आपने कहा कि जनता से जुड़ी हुई तमाम ऐसी समस्याएं जो हमारे वकील साहब शिवेन मोहन मिश्रा जी ने बताई हैं, क्या आप इनका निस्तारण अपने कार्यकाल में करेंगे? क्या जिस तरीके से पूर्व की सरकारें और पूर्व के चेयरमैन के जो कार्यकाल फर्रुखाबाद में होते चले आए, क्या उसी तरीके से लिंगारान होगा या धरातल पे कार्य होगा? कि आपने प्रश्न हमसे किया कि कार्यकाल में, पहले तो अभी रिजर्वेशन आना बाकी है, सामान्य सीट रहती है और हम चुनाव जीत जाते हैं, तो इसके लिए कार्यकाल की आवश्यकता नहीं। जितने शिवेन जी ने जो प्रश्न किए हैं इनको ठीक करने के लिए सिर्फ 1 वर्ष चाहिए। 1 वर्ष में ही इन सब समस्याओं को हम लोग दुरुस्त करने की स्थिति में रहेंगे। मोहन जी, आपसे अगला सवाल है सेवक फारियाब खान फर्रुखाबाद से, और फर्रुखाबाद शहर से ही ये रहते हैं। इनका प्रश्न है, राजनीति का असल मकसद क्या होना चाहिए? चुनाव आते ही सभी नेता बहुत बड़े समाज सेवी और जनता के हितैषी बन जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद भी इसी रफ्तार से आप फर्रुखाबाद में सेवा देते रहेंगे क्या? परिणाम जो भी आए, यह हमारा व्यक्तिगत सवाल है कि क्या फर्रुखाबाद को असली विकास पुरुष मिल पाएगा या फर्जी विकास पुरुष से ही फर्रुखाबाद की जनता संतुष्ट रहेगी? आपके लिए शुभकामनाएं। उम्मीद है चुनाव जीतने के बाद भी आप सेकुलर रहेंगे। फरियाब जी का बहुत अच्छा प्रश्न है और उसका उत्तर भी हम उनसे देना चाहेंगे कि राजनीति का मतलब ही है समाज सेवा। कि अगर आपको समाज की सेवा करनी है, समाज के कुछ काम आना है, तभी आप राजनीति में प्रवेश करें। और जहाँ तक प्रश्न उठता है, जैसे हम खुद से इस प्रश्न को जोड़ के चलते हैं, तो हमें लगता है कि जितने भी हमारे सामाजिक कार्य रहते हैं इनका चुनाव से कोई संबंध नहीं रहा है। पिछले 12-13 वर्षों से हम लोग जल सेवा कर रहे हैं और तमाम और कार्य करते जिनको हम लोग सामने नहीं रखना चाहते, सभी लोग जानते हैं, वो अनवरत रूप से वर्षों से जारी है और वो हमारे जीवन पर्यंत, जब तक जीवन की अंतिम सांस है, वो जारी रहेंगे, क्योंकि वो हमारा मानवीय कर्तव्य है। मोहन जी से हमारा सवालात ये है कि चेयरमैन बनकर ही समाज सेवा क्यों करना चाहते हैं? क्या राजनीति में आकर के ही समाज सेवा हो सकती है? कोई अन्य विकल्प नहीं है। पीछे के चुनाव में हम जाएंगे, पिछले चुनाव की बात कर रहा हूँ चेयरमैन में, जिसमें मिथिलेश अग्रवाल जी आई थी। हम समझते हैं कि जिला में उनसे नेक और ईमानदार कोई राजनीतिज्ञ नहीं, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। इसकी क्या गारंटी है कि या उनके साथ जो हुआ वो आपके साथ हो? हमारा कहना केवल यह है कि आप वाकई जनता की सेवा अगर करना चाहते हैं तो राजनीति के माध्यम से ही क्यों करना चाहते हैं? आधुनिक समय में किसी भी राजनीतिज्ञ ने ऐसा कोई उदाहरण हिंदुस्तान में तो पेश किया नहीं जिसने साबित किया है कि मैं सेवा के लिए इस पद पे आया हूं। आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी हम लोगों के मार्गदर्शक और अभिभावक भी हैं, तो उन्होंने जो प्रश्न किया वो काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि अगर समाज सेवा करनी तो राजनीति ही क्यों। इस प्रश्न का हम थोड़ा सा विस्तार से उत्तर देना चाहते हैं। जैसे मैं पिछले 12 वर्षों से 50 पानी के ड्रम विभिन्न जगहों पर रखकर उससे ठंडा पानी जनता के बीच में उपलब्ध कराता हूँ। मैं समझता हूँ इतने बड़े शहर में शायद उस सेवा से हमारी आधा प्रतिशत या 1/4% या 1% से कम लोगों को जल मिल पाता है। अब अगर हमारी सोच ये हो कि शहर के 50% या 100% लोगों को हम इस प्रकार की कोई सेवा उपलब्ध करा सकें, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमको फिर राजनीति के क्षेत्र में ही जाना पड़ेगा, तभी हम अपने उस सेवा कार्य की इंटेंसिटी को बढ़ा सकेंगे, तभी उसका जो स्वरूप है उसको बड़ा कर सकेंगे। और अगर राजनीति में हम नहीं भी सफल हो पाते हैं तो जिस स्तर पर हम लोग समाज सेवा करते चले आ रहे हैं, तो ये हमने पहले भी बोला कि जीवन की अंतिम सांस तक समाज के लिए अनवरत काम करते रहेंगे। मोहन जी, लगता है कठिन सवालों की डगर अब शुरू होती है और अगला प्रश्न है इस्माइलगंज सानी से राहुल गुप्ता का। अब प्रश्न है कि आप 2012 में भाजपा के विरुद्ध चुनाव लड़े थे, 2014 में भाजपा को जितवाने में आपने अहम भूमिका अदा की, फिर 2017 में सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी का चुनाव कार्यालय आपने अपने घर के पास बनवा दिया।
फिर अचानक आपने फेसबुक के माध्यम से सांसद जी के विरोध में स्वर उठाया, लेकिन फिर 2019 में फिर से सांसद जी को श्रेष्ठ प्रत्याशी बताकर समर्थन व्यक्त किया। लेकिन फिर 2021 में आपने सारे जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध एक विशाल जुलूस निकाला और 2022 में एक बार फिर आप भाजपा के साथ नजर आ रहे हैं। आप स्थिति स्पष्ट करें कि आपकी निष्ठा भाजपा के साथ है या विरोध में? बहुत अच्छा प्रश्न किया है, ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है। और इसमें 2012 में माननीय कल्याण सिंह जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी पार्टी से हम लोग चुनाव लड़े थे और पहली बार कोई चुनाव लड़े थे। उसके बाद 2012 के बाद वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्थन दिया, क्योंकि वो हमारे नेता थे। उन्हीं के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और मुकेश राजपूत जी को हमने पूरी निष्ठा से चुनाव लड़ाया। उसी क्रम में 2016 में हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जो भी हमारे पास क्षमता थी, उस क्षमता के साथ अपने बड़े भाई मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी को चुनाव लड़वाया। यहाँ तक इस प्रश्न के बाद जो आपने 19 की बात कही, तो 2019 में हमको लगा कि हमें अपने प्रत्याशी का विरोध करना चाहिए, क्योंकि जनता को लाभ पहुंचाने के लिए विरोध भी आवश्यक है। हमने उसका एक तार्किक विरोध किया और उन्होंने जब उस विरोध को स्वीकार किया कि हाँ, आपकी कुछ बातें ठीक है, इसमें हम बदलाव करेंगे, उसके बाद हमको भारतीय जनता पार्टी के ही उन्हीं प्रत्याशी को हमें लड़ाना था और हमने लड़ाया भी। इसके बाद आपने कहा 2021 में, तो यहाँ पे फर्रुखाबाद में एक महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेस वे पुल यहाँ से निकलना था, एक रोड निकलना था, तो वो यहाँ से गंगा एक्सप्रेस वे नहीं निकला, जो कि पूरे फर्रुखाबाद का दर्द था। तो उस दर्द को देखते हुए हम सभी ने फर्रुखाबाद को उसका अधिकार दिलाने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे के लिए जन आक्रोश यात्रा को निकाला। तो वो हमारी इस सोच को दर्शाता है कि हमारे लिए हमारी मातृभूमि फर्रुखाबाद सबसे महत्वपूर्ण है और उससे महत्वपूर्ण हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जब हमारे मातृभूमि से कोई अधिकार छीना जाएगा तो हम किसी के भी विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। ये हमारा मूल स्वभाव है और इस स्वभाव में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। भाई मोहन जी, आगे जो चुनाव होने वाले हैं उसमें तमाम भाजपा नेता लोग चेयरमैन की दावेदारी कर रहे हैं, उसमें आपकी भी दावेदारी है। यदि आपको भाजपा से टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? अतुल शंकर भाई साहब ने जो प्रश्न पूछा, बड़ा कठिन प्रश्न पूछा, ये मेरे लिए कठिन प्रश्न है। तो उत्तर मैं इसका देता हूँ कि हम लोग समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज में रह के कार्य कर रहे हैं। पार्टी हमको टिकट देती है तो चुनाव निस्संदेह लड़ेंगे ही। पार्टी टिकट अगर नहीं देती है तो जनता का जैसा निर्देश होगा, जनता के उस निर्देशन के अनुसार हम लोग अपना निर्णय लेंगे। आप भी भाजपा में हैं और भाजपा से शायद आवेदन किया है। अगर जिस तरीके से अभी वरिष्ठ साथी ने कहा कि अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो फर्रुखाबाद नगर पालिका की जनता किस तरीके से आस्था व्यक्त करे भाजपा के ऊपर। आप ये देखिए कि माननीय योगी जी ने 5 नामित सभासद दिए थे। जिस तरीके से वर्तमान में आप देखिए कि मनोज अग्रवाल, वो वत्सला अग्रवाल जी का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, तो पिछले 5 वर्षों में जो इनका ये कार्यकाल रहा उसमें क्या इनके नामित सभासदों ने भाजपा के एक भी सिंगल इनके नामित सभासदों ने क्या विरोध किया? आज इनका जिला मीडिया प्रभारी आप देखिए, डबल इंजन की सरकार, वो कह रहा है कि वत्सला अग्रवाल जी की साहब कठपुतली हो गई है सिटी मजिस्ट्रेट की। तो उनके उस बयान का समर्थन करने के लिए 4 विधायक, इनके एमएलसी, इनके सांसद, इनका जिला अध्यक्ष, नॉट ए सिंगल पर्सन, आप ये देखिए कि उस व्यक्ति के साथ खड़ा है। तो क्या बीजेपी में कहीं ना कहीं फूट है या माइंडली डिस्टर्ब है पूरा संगठन? यहाँ पर बड़ा परिवार होता है तो वहाँ पर स्वाभाविक बात है कि सदस्यों की बोलने की क्षमताएं भी अधिक होती हैं। तो कभी अगर कोई सदस्य कुछ भी उसके मन में आता है, वो बोल देता है, तो उसका हर जगह पार्टी फोरम से ही मतलब नहीं होता है। लोगों के व्यक्तिगत विचार भी होते हैं, हर चीज़ व्यक्ति पार्टी से पूछ कर ही नहीं बोलता है। तो अगर किसी ने कुछ बोला है तो उसका हम नहीं समझते कि भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना है। मोहन जी, आपसे अगला प्रश्न है अखिल अग्रवाल का, और प्रश्न ये है कि मोहन जी,
खंभों पर लटके होर्डिंग बता रहे हैं कि आप नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ने को हैं। मनोज अग्रवाल पहले से ही अग्रवाल समाज के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित है और आपके चुनाव लड़ने से अग्रवाल वोट विकसित होगा। क्या अग्रवाल समाज में एकता नहीं रही? जब हम समाज के बीच में जाते हैं तो सर्व समाज हमारे अपने समाज होते हैं। ये मतलब नहीं कि हम मोहन अग्रवाल हैं तो सिर्फ अग्रवाल हमारा समाज है। जो पूरा समाज है, समाज में जो भी वर्ग हैं वो सब हमारे अपने हैं, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो कश्यप समाज हो, शाक्य समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, मुस्लिम समाज हो, और जितने भी समाज हैं वो सभी हमारे समाज हैं। और लड़ने का, समाज में बीच में आने का और अपना काम करने का सभी का अधिकार है कि वो व्यक्ति समाज के बीच में आए और अगर उसके पास कोई कार्य योजना है तो वो कुछ करके दिखाने का प्रयास करे। आगे आने वाले इलेक्शन में रिजर्वेशन का फार्मूला लागू होगा, जिसमें सुनवाई ये आ रही है कि चेयरमैन की सीट ओबीसी खाते में, एससी खाते में जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में आगे आपकी सेवाएं फलताबाद के नगर के लोगों को मिलती रहेंगी और आपका नेतृत्व नगर पालिका की खामियों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। हमने आपको बताया कि हमारा सामाजिक एजेंडा जो समाज सेवा के लिए वो कभी बंद नहीं होगा। और ये हमारा जो आपने प्रश्न किया है, हमें ओबीसी, एससी, इनसे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो तभी लड़ सकते हैं जब सीट सामान्य होगी। अगर सीट सामान्य नहीं भी रहती है तो शहर के प्रति हमारे दायित्व या कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाएंगे। हम जब अपनी पार्टी की लाइन से हटकर गंगा एक्सप्रेसवे यात्रा का संचालन कर सकते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि इस शहर की जनता, इस शहर की भूमि हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और इसको जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी, इसको हमारे खून की भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम देने में पीछे नहीं हटेंगे। मोहन जी, अगला प्रश्न है मोहल्ला चिलपुरा जनपद फर्रुखाबाद से राष्ट्र सेवक रोहित दीक्षित जी का। और प्रश्न है, आप फर्रुखाबाद की जनता के दिलों पर राज करते हैं। स्नेह और समर्पण भाव से आप गरीबों की मदद करते हैं। हमारे जनपद ने राष्ट्रीय स्तर तक के कई नेता दिए हैं हमारे देश को, परंतु आज भी हमारे जिले की हालत बद से बदतर है। क्या इसमें जनता की निष्क्रियता रही है या फिर नेताओं की निचली मानसिकता का परिणाम है ये? रोहित जी ने काफ़ी अच्छा सवाल किया है और ये सवाल हर नागरिक के लिए बनता है कि जब हम किसी को चुनते हैं और किसी को अपना नेता बनाते हैं तो इतना ज़्यादा उसके प्रभाव में आ जाते हैं कि उसके स्वागत, सत्कार, इसके अलावा हमें कोई तीसरी लाइन नहीं मिलती है। जबकि हमको ये चाहिए कि जिसको भी हम चुन रहे हैं अगर वो अच्छा करे तो उसका सम्मान करें और वो अगर हमारी अनदेखी करे तो उसका हम डटकर विरोध करें। जिस दिन हम लोग जनप्रतिनिधियों का डटकर विरोध करना सीख लेंगे तो उस दिन जनप्रतिनिधियों को भी डर लगेगा कि हम अपने जहाँ से चुनकर आए हैं वहाँ का विकास क्यों न करें। विकास करने का एक उनके लिए वजह होगी क्योंकि जनता विरोध करेगी। मोहन जी, अगला प्रश्न है फर्रुखाबाद के राजीव गांधी नगर से शिवम मिश्रा का। और प्रश्न है कि आपके पास जाम से निजात पाने की क्या योजना है, क्योंकि पिछली बार विधायक जी की पत्नी ने कहा था कि कोई ज़रूरी नहीं कि चौड़ीकरण से जाम से निजात मिल पाएगी। क्या आपके पास इसके लिए कोई एजेंडा है? नगर पालिका की तमाम सारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, अगर उसमें प्रॉपर तरीके से पार्किंग की व्यवस्था की जाए और जैसे कि अभी रेलवे रोड तोड़ा गया है, अगर इसमें ही डिवाइडर बीच में ले आते तो रेलवे रोड की ही जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनसे जाम पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अगला प्रश्न है मोहन जी आपसे फतेहगढ़ से शिव किशोर सिंह जी का। और प्रश्न है, बेवर से मोहम्मदाबाद मार्ग सेंट्रल जेल चौराहे तक लगभग क्षतिग्रस्त है। शासन को लंबा समय हो गया, आखिर कब दिखेगा चमचमाता हुआ रोड? मंत्री जी का आगमन होता है तो उसी रोड से क्यों नहीं लाया जाता ताकि उनको भी पता चल सके विकास की स्थिति फर्रुखाबाद में क्या है? इसका बेहतर जवाब हमारा जिला प्रशासन दे सकता है और हमारे जो स्थानीय उस क्षेत्र के विधायक और सांसद हैं उनसे ये प्रश्न पूछा जाए तो उसका बेहतर उत्तर मिल सकता है। मोहन जी, जैसा आपने बताया, भविष्य में यदि आप चेयरमैन बनते हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहें, तो ये जो भ्रष्टाचार है, ये जाम की समस्या है,
इसके लिए आपको बहुत कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। तो क्या ऐसा विश्वास दिलाएंगे कि फरुखाबाद के जनहित में आप कठोर कदम उठाने से पीछे तो नहीं हटेंगे? हर काम कठोरता से ही नहीं होता है, बहुत सारे काम जागरूकता से और आपसी समन्वय से भी होते हैं। अगर हमें कहीं किसी स्थान पर पहुंचने का अवसर प्राप्त होता है तो आपसी समन्वय और एक जो जागरूकता है इसको बढ़ाकर हम लोग अच्छे तरीके से इस शहर के में काम करेंगे। मोहन जी, आपसे अगला प्रश्न है टाउन हॉल फरुखाबाद से मनीष कुमार का, और प्रश्न है दिवाली पर मिठाई और गर्मियों में पानी के ड्रम जनता से वोट लेने के लिए हैं, क्या आप भी स्वार्थ की राजनीति करने लगे हैं? पिछले प्रश्न में इसका उत्तर शायद मैं दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी पुनः ये बात कह दूँ कि यदि हमें ईश्वर ने एक संपन्न और अच्छे परिवार में जन्म दिया है तो समाज के प्रति हमारा एक दायित्व जीवन पर्यंत बनता है। और ये पानी की सेवा हम 12 वर्ष से कर रहे हैं, मिठाई हम लोग 17 वर्ष से गरीबों में बांट रहे हैं, कितने चुनाव हम लड़ लिए, और हर काम चुनाव के लिए या जीतने के लिए नहीं किया जाता है। और हमारा जो भी कार्य हम लोग करते हैं समाज के लिए वो अनवरत रूप से करते हैं। मोहन जी, अच्छी बात है, सेवा करनी ही चाहिए, जिस लायक प्रभु ने बनाया है वो करना चाहिए। लेकिन क्या पानी की व्यवस्था और ये होली दिवाली त्यौहार पे मिठाई की व्यवस्था के अलावा क्या इस शहर में उन यतीम या दलित या अति गरीब अति पिछड़े लोगों के बच्चों के किसी की शिक्षा की या आवास की या स्वास्थ्य चिकित्सा की कोई व्यवस्था आज तक क्या की गई है किसी की? अगर की गई है तो उसे हमें आप बताने कष्ट करें। अभी पिछले कोविड के दौरान जब शहर में कोविड था और हमारा पूरा परिवार कोविड संक्रमित था तो बहुत सारे परिवारों को हम लोगों ने निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई, जिनका नाम यहाँ पर लेना उनका अपमान करने के समान होगा। उसमें बहुत मध्यम वर्गीय लोग भी थे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हर वर्ष हम लोग 5000 गरीबों को चिन्हित करके उनको कंबल वितरण करते हैं, और तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनको बस्ता फीस और कॉपी किताब हम लोग हर वर्ष दिलवाते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे हमारे पड़ोस के लोग हैं जिनको अगर कोई भी आसपास की गरीब बस्तियों के लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं, कभी किसी को कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, तो वो बेहिचक हमारे पास कोल्ड स्टोरेज पे हमारे घर पे आ जाते हैं जहाँ उनको सुलभ होता है, और हम उनको किसी सरकारी अस्पताल में नहीं निजी चिकित्सक के पास दिखाते हैं। और यदि आप उनके विषय में जानना चाहते हैं तो आप किसी दिन व्यक्तिगत रूप से आइएगा, हम कुछ लोगों से आपको मिलवा भी देंगे कि किस तरह से लोगों की हम लोग मानवीय आधार पर भी मदद करते हैं। व्यापारियों के हित के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? अगर चेयरमैन आप बनते हैं भाभी, तो आप यहाँ पे व्यापार की कैसी आप पृष्ठभूमि रखेंगे कि यहाँ पे व्यापार डेवलप हो, कोई भी व्यापारी परेशान ना हो? जीएसटी को लेके मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्यापार एक बहुत शांत स्वभाव से होता है, कोई भी किसी भी तरीके से उत्पीड़न व्यापारी नहीं सहन करना चाहता है। वो जीएसटी भी आपको देगा, हर तरीके से वो चाहता है कि हमारा व्यापार सही तरीके से हो। उसके लिए आपका क्या रोड मैप है? क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग ही फरुखाबाद में है जो कोई जाति भेद नहीं रखता है, और अगर उसका आपने मन जीत लिया तो आप जीतने के हकदार हो सकते हैं। मेरा जन्म खुद एक व्यावसायिक परिवार में हुआ। हमारे यहाँ 5 पीढ़ियों से व्यापार ही हो रहा है, और व्यापारी की क्या समस्या है अच्छे प्रकार से हम लोग समझते हैं। व्यापारी की 2 ही समस्याएं हैं, एक अपराधी से और दूसरा अधिकारी से। और मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे अंदर इतना आत्मबल है कि हम किसी भी अपराधी से या किसी भी अधिकारी से किसी भी व्यवसायी को मुक्ति दिलाने में पूर्णतः आप सभी के आशीर्वाद से सक्षम से। यहाँ पर एक ही व्यक्ति चेयरमैन है, और शहर में कोई एक केवल पटेल पार्क नाम की एक जगह नहीं है। पटेल पार्क है, टाउन हॉल है, आवास विकास में कई सारे पार्क हैं, और भी कई जगह पर हैं, जिसके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति होती है वो काम करता है। साथ ही साथ आपके प्रश्न के साथ चीज़ें अलग से जोड़ दें कि यहाँ पर किसी गरीब के लिए कोई डिस्पेंसरी नहीं खोली गई, जबकि स्वास्थ्य अधिकारी यहाँ पर होता है। शिक्षा के लिए यहाँ पर 8-10 स्कूल हैं नगर पालिका के, वो सारे बंद कर दिए गए। तो कोई भी काम अगर आप समाज के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग तरह से सोच चाहिए।
और अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने निजी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो वो सोच अलग होती है। तो हमारा तो सोच ही ये है कि शहर को सुंदर बनाना, इस शहर को स्वस्थ बनाना, इस शहर को अपराध मुक्त बनाना, इस शहर को अराजकता से मुक्ति दिलाकर और एक अच्छा शहर स्थापित करना। मोहन जी, आपसे लड़कियों ने भी सवाल पूछे हैं और क्योंकि सवाल का प्रकार एक ही प्रकार का, इसलिए मैं तीनों का नाम एक साथ लेता हूँ और तीनों प्रश्न एक साथ पढ़ देता हूँ। उन्नति गुप्ता घुमना कोतवाली से, पाकि दीक्षित फरुखाबाद से और शिवानी फरुखाबाद से। उन्नति का प्रश्न है, व्हाट फैसिलिटी इज रनिंग अबाउट द सेफ्टी ऑफ गर्ल्स। पाकि दीक्षित का प्रश्न है, श्रीमान जी आप लड़कियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगे अगर आप चेयरमैन पद पर चुन लिए जाते हैं तो। और शिवानी का प्रश्न है, मोहन भैया आप जिले की लड़कियां, महिलाएं आदि के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंध में क्या करेंगे जिससे जिले में आए दिन महिलाओं के साथ व नाबालिग लड़कियों के साथ घटनाएं होती हैं। क्या आप महिला सशक्तिकरण को मजबूत करेंगे कि सिर्फ पद पाने की इच्छा ही करते रहेंगे। हमारी तीनों छोटी बहनों ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न हमारे हृदय से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि परिवारों में, सभी परिवारों में छोटी बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, जब वो ट्यूशन पढ़ने जाती हैं, अपने स्कूल जाती हैं, तो कहीं ना कहीं माँ बाप को एक असुरक्षा की भावना रहती है। हालांकि योगी जी के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ, चीज़ें काफ़ी घटी हैं, इन फिर भी समाप्त नहीं हुई हैं। मैं अपनी सभी बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि उनका भाई इतना सशक्त और सक्षम है कि अगर किसी बहन के साथ कोई भी किसी भी तरह का गलत करता है तो सिर्फ अपने भाई को एक बार इन्फॉर्म वो करे, जो भी उसकी अपेक्षित मदद होगी किसी भी अथॉरिटी से वो कराने में हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और उसके लिए हमें किसी पद की भी आवश्यकता नहीं है, ये भी मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ। उसके लिए हम बिना पद के ही सक्षम हैं। हमारी किसी बहन के साथ अगर कोई रास्ता चलते अभद्रता कोई भी अपराधी करता है तो वो हमें सीधे एक बार हमसे मिल के या फ़ोन पर या अपने परिवार के किसी व्यक्ति को भेजकर हमें सूचित करा सकते हैं। मोहन जी आपसे अगला प्रश्न है जो आपने अभी जिक्र किया था उसी संबंध में, विनोद कुमार का फरुखाबाद से। और प्रश्न है कि ऐसा माना जाता है कि मनोज अग्रवाल जी को राजनीति में लाने वाले आप ही थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपका सबसे कड़ा विरोध भी उन्हीं के प्रति रहता है। विनोद जी ने बहुत पुरानी बात बता दी, बिल्कुल ठीक है। पहले चुनाव में जब वो लड़े थे तब उनको खड़ा होना भी नहीं आता था। मंच पर जब हम लोग जो है कभी सत्ता के विरोध में भाषण देते थे तो वो हमारे पैर पकड़ के कहते थे मत बोलिए ऐसे। हमने ये सोचा था कि इस व्यक्ति को यहाँ पर लाए, ये समाज के लिए कुछ करेंगे, समाज सेवा का उनके अंदर जज्बा होगा। लेकिन चूंकि हम लोग पारखी हैं, हमने उनको 2 महीने में ही परख लिया कि बहुत बड़ी गलती हो गई और ये व्यवसायिक व्यक्ति है। कुछ लोगों ने उनको 2 साल बाद परखा, कुछ ने 5 साल, कुछ ने 10 और जनता ने उनको 15 साल परखने में लगा दिया। वो एक पूर्णतः अपने को विकास करने वाले व्यक्ति साबित हुए। यही हमारे विरोध का कारण है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सरकारी स्कूल थे जो नगर पालिका के अंडर में आते थे, जवाहरलाल नेहरू मॉन्टेसरी स्कूल, थोड़ा सा बड़ा उत्तर देना सुन लीजिएगा, नरेंद्र सरीन स्कूल और ऐसे करके 8 स्कूल, जिन स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते थे, गरीब वर्ग का बच्चा पढ़ता था, वो सारे स्कूल बंद हो गए। उन स्कूलों को चलाकर वहाँ से प्रतिभाएं निकालना, ये एक समाज सेवी का काम होना चाहिए था, ना कि उन स्कूलों को बंद करके और अपने स्कूल बनाकर वहाँ पे 60-60, 70-70 हज़ार रुपये साल की फीस लेकर अपने तिजोरी भरना, ये समाज सेवा नहीं है। और इसकी मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से कड़ी निंदा करता हूँ। और इन सब कृत्यों के ही कारण हमको लगा कि जिसको हमने समाज सेवा के लिए भेजा वो व्यक्ति समाज को लूटने का काम कर रहा है विभिन्न तरीके से। मोहन जी प्रश्नों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपसे अगला प्रश्न है नितिरंजा फरुखाबाद से रत्नेश मिश्रा का। और प्रश्न है कि जिस प्रकार नगर पालिका की कमियों को पूरा विकास मंच जोरदारी से सोशल मीडिया पे उठा रहा है, फोटो भी अपलोड की जाती है, तो क्या जो क्षेत्र विधायक और सांसद के अंतर्गत आता है उनकी कमियों को आप सोशल मीडिया पर या जनता के बीच में लाएंगे। देखिए रत्नेश जी ने, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो विकास का एजेंडा है वो शहर में नगर पालिका नगर निकाय के जिम्मे होता है और गांव में जो ग्रामीण निकाय आपके हैं, प्रधान है, ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनके जिम्मे होता है। तो शहर में जो विकास से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो नगर पालिका अध्यक्ष से ही दागे जाने बनते हैं और नगर पालिका का ही, शहर में अगर विकास होगा तो नगर पालिका की ही बात होगी। और विधायक सांसद के कार्य क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस वे था,
तो हम लोगों ने विरोध करने में कहीं भी या प्रश्न उठाने में कोई कमी नहीं रखी, जबकि वो हमारी पार्टी के थे, हमारे अपने थे। अभी विकास की बात कही गई है कि मुख्यतः चेयरमैन की जिम्मेदारी नगर का विकास कराने की होती है। विकास के नाम पे बहुत बड़ा विनाश हुआ, पिछले इसी वर्ष के अप्रैल से चल रहा है। बिना नोटिस दिए करोड़ों की भव्य इमारतें, प्रतिष्ठान, दुकानें, स्कूल, धार्मिक स्थान तोड़ दिए गए। तो इस दौरान सदर विधायक की तरफ या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की तरफ से, जनप्रतिनिधि की तरफ से या नगर पालिका के खुद चेयरमैन की तरफ से कोई प्रशासन का विरोध नहीं किया गया। उनके द्वारा ही नहीं, हमारा प्रश्न आपसे है, आपके द्वारा भी इस दौरान क्यों नहीं कुछ कहा गया? तो कैसे मान लिया जाए कि आप, या तो ये मान लिया जाए आप उसमें शामिल थे, या फिर ये मान लिया जाए कि आप नगर के विकास से इत्तेफाक ही नहीं रखते हैं। मोहन जी, अगला प्रश्न आपसे है। रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं कोई रमेंद्र अरुण जी, और उनका प्रश्न है, मोहन जी जब रेलवे रोड पर दुकान मकान तोड़े जा रहे थे तब आप प्रशासन के साथ नजर आ रहे थे, आप जनता और व्यापारियों को समर्थन में नहीं दिखे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब अतिक्रमण अभियान चल रहा था, 12.7 मीटर रेलवे रोड को किया गया था रेलवे रोड के लोगों की सहमति से, तो उनके साथ कुछ भी गलत ना हो इसलिए हम प्रशासन के साथ लोगों के सहयोग के लिए चल रहे थे। और दूसरा जो भी लक्ष्मण सिंह जी ने बात पूछी कि कोई निकल के क्यों नहीं आया, हम तो लगातार निकल के आए, और जिनकी सहमति के बाद प्रशासन नगर में कदम रख सकता है, यानी नगर पालिका की सहमति के बिना कोई भी अतिक्रमण हटाओ अभियान यहाँ नहीं चल सकता है। तो ना तो भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य हैं, वो विरोध करने क्यों नहीं निकले? उनको खुलकर मुखर विरोध करना चाहिए था। चूँकि वो खुद ही स्वयं में उनकी सहमति है, इसलिए वो प्रशासन के विरोध में निकलकर सामने नहीं आए। और हमने तो अभी कल हमारे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और सूबे के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री नितिन अग्रवाल जी आए थे, उनको हमने लिखित में 11 सूत्रीय मांग पत्र दिया है, जिसमें इस तोड़फोड़ में गुणवत्ता के साथ निर्माण और भविष्य में आगे की तोड़फोड़ को रोकने के ही संबंध में सब चीज़ें लिखित में लिख के दी हैं। और उन्होंने यहाँ के जिलाधिकारी और समय पड़ने पर मुख्यमंत्री जी से भी बात करने का आश्वासन दिया है कि जब व्यापारी का अगर उत्पीड़न होगा तो हम कहीं घर नहीं बैठे रहेंगे। पहले भी सड़क पर निकल के आए थे और आगे भी सड़क पर निकल कर आएंगे। मोहन जी, ये जो अभी 2 क्वेश्चन हुए हैं, मैं आपके आंसर से बिल्कुल सहमत इसलिए नहीं हूँ कि अप्रैल से लेके 11 सितंबर तक, जिस तक ऐसे फर्रुखाबाद से फतेहगढ़ तक प्रशासन द्वारा और या मिली भगत जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो कुछ भी हुआ, उसमें कोई ऐसा आपका कोई स्टेटमेंट या आपके द्वारा कोई ऐसा प्रदेश सरकार से मंत्री या कोई ऐसा व्यक्तित्व या ऐसा कोई प्रशासनिक अधिकारी सचिव स्तर का नहीं लाया गया जिसके सामने आपने कहा हो या खुद जाके कहा हो कि मैं रुकवाना चाहता हूँ। चंद अदना से लोगों ने चौक में 11 सितंबर को विरोध किया, इस तरीके से एहसास कराया कि अब अगर बुलडोजर चला तो हम लोगों की लाशों से गुजरेगा, बंद हो गया। तो क्या ये मान लिया जाए कि आप भी उसमें शामिल थे? अगर शामिल नहीं थे तो फिर इस तरीके से आप व्यापारियों के साथ तो चलते रहे। ये तो एक लीगल प्रोसेस थी कि अगर नोटिस दिए गए थे तो तोड़े जाने चाहिए। तो नोटिस के बाद भी एक लीगल प्रोसेस है कि हम उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, उसका डिस्पोजल होगा। अगर सहमत है तो ठीक, नहीं सहमत तो ऊपरी कोर्ट में जाएंगे। लेकिन ऐसा किसी ने कुछ किया नहीं। इससे साबित होता है कि इसमें जो भी 100-200 करोड़ की ठगी हुई या बिल्डिंगें तोड़ी गई या प्रशासन लूट ले गया है, जनप्रतिनिधियों का भी हिस्सा रहा, ये तय है। अगर ऐसा नहीं था तो रोका क्यों नहीं गया? नहीं तो चंद लोगों ने आकर के चौक में कहा और सिटी मजिस्ट्रेट को रोका और ये कह दिया कि अब नहीं चलेगा तो नहीं चला। और यह भी कहा सुना गया कि दिवाली बाद चलेगा। तो हम लोग, वो लोग आप तैयार बैठे हैं कि आए वो कैसे चलाएंगी। नोटिस दिए गए, डिस्पोजल हुए, नोटिस के आंसर हुए, उसमें लोग हाई कोर्ट चले गए, कुछ डीएम के यहाँ चले गए, कुछ कमिश्नर के यहाँ चले गए। लेकिन ये तय है कि मैं भी कह रहा हूँ कि इसमें शामिल तो है कहीं न कहीं, वो सभी लोग तय हैं। और नहीं तो एक उदाहरण था कि एक सीधी सी बात थी कि ये प्रोसेस
अगर विकास की दृष्टि से है तो उसका एक एजेंडा होना चाहिए था। चौक में, लाल दरवाजे, फतेहगढ़ चौराहे पर नक्शा लगना चाहिए था, कितनी रोड कौन सी रहेगी, आपत्ति सुनी जाती। देन आफ्टर आप उस पर बुलडोजर चलाते। बुलडोजर भी चलाने के बाद में अगर कोई, उन शब्दों को नहीं मैं कहना चाहूँगा कि जो रिलेटेड है, जो कनेक्टेड है, या जो मुट्ठी से ढीला है, हाथ से ढीला है, जेब गर्म है, उसकी तोड़ दी गई और किसी की 4 फीट घुसा दी गई, तो इसको तो कहा जा सकता था। तो कैसे भरोसा कर लिया जाए कि आप भावी चेयरमैन के रूप में न्यायपूर्ण ढंग से कार्य करेंगे? मेरी तो नहीं समझ में आता है। ये बहुत कठिन लड़ाई है, ये कह के नहीं टाला जा सकता है कि चेयरमैन का ही, ये हमारी समझ में नहीं आता। सदर विधायक नगर के रहने वाले हैं, मूल निवासी यहीं के मानी जाएंगे कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी अमृतपुर के मूल निवासी थे, लेकिन आज वो वहीं यही निवासी हैं। तो ये कह के नहीं ढरकाया जा सकता है, दूसरे कंधे पर नहीं डाला जा सकता है कि चेयरमैन की जिम्मेदारी थी। हम तो कहते हैं क्या सदर विधायक को जनता ने वोट नहीं दिए, उनकी भी थी। ये तो सब पर उठे, या तो उन्हें आप बचा रहे, भाजपा के होने नाते आपको भी भाजपा का टिकट चाहिए। कुछ न कुछ है, समथिंग इज रॉन्ग श्योर, हम नहीं मान सकते यहाँ कुछ न कुछ गलत जरूर है और कहीं न कहीं त्रुटि हुई है, या हम जानबूझ के शामिल रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश छोड़ो, इंडिया में कहीं भी विदाउट नोटिस, विदाउट प्लान आउट किए इस तरीके से अतिक्रमण नहीं हटाए गए, जो शमशान और मकान जमी दोज हो गए। श्री लक्ष्मण सिंह जी का प्रश्न भी काफ़ी कड़वा है और उत्तर भी हमारा कड़वा ही आपको मिलेगा। जब जेएनवी तोड़ा जा रहा था, गरीबों की बस्ती मसेनी से लेके और कादरी गेट तक उजाड़ी जा रही थी, और इसके अलावा बनखड़िया में गरीब उजाड़े जा रहे थे, और इसके बाद रेलवे रोड पूरा तोड़ दिया गया, तब आप कहाँ थे? तब आप 11 जून को आपने विरोध नहीं किया। जब सराफा बाज़ार में घुसे तब आपने 11 सितंबर को अचानक प्रकट हुए, तो सराफा बाज़ार से ही इतनी बड़ी आपको सहानुभूति क्यों थी? इससे पहले जो उतने गरीब तोड़ दिए गए, तब आप कहाँ थे? और मैं तो जून के पहले जब वो चल रहा था अभियान, तब मैं साथ में था, और जैसा वहाँ के लोग सहमत थे, यहाँ पर लोग अतिक्रमण अभियान से अधिक यहाँ के निर्माण से असहमत हैं कि जो खंबे और ये सब चीज़ें बीच में नहीं आ रही हैं, वो चीज़ ज़्यादा गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। और अतिक्रमण अभियान के अगर विरोध की बात करें तो विरोध, आपने जब विरोध का बीड़ा उठाया तो आप 11 सितंबर को क्यों आए? आपको उसी दिन आना चाहिए था जिस दिन जेएनवी में या गरीबों की बस्तियां तोड़ी जानी थी। जब अमीरों के बाजार में घुसा तब आप क्यों आए? जवाब तो हमारे लिए कड़वा नहीं है, क्योंकि हम अंदर और बाहर एक से हैं। ऐसा है, वो क्या जाने पीर पर आई, जाके पैर जाए बीमारी। बात समझ में आई कि नहीं? हम उस दिन का उदाहरण देते हैं और उन लोगों का नाम भी देते हैं जिनकी इस नेहरू रोड पे केवल 4.5 फुट की दुकान है। और जैसे ही मैंने सुबह 8 बजे अपना ऑफिस खोला, वो लोग जाके रोने लगे। हमने कागज तो लाओ, कहा है दुकान छिन गई है कि कौन कब्जा कर लो है, आप वो तो कुछ दिखा रहे, कुछ ना सब जा रहे। हमने बोलो भैया बोलो, कहीं आज नेहरू रोड पे चली, हमने कि चलो हम आए 11 बजे, नहीं चलेगा। तो हमारी तो सच्चाई भीतर बाहर एक सी है। नाम लेके भी कहता हूँ, इस शहर के लोगों ने मुझे नहीं जाना। आज मैं उन शब्दों को जरूर कहूँगा, जब माननीय सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री थे और बैसाखियों के बंटवारे में या साइकिल के बंटवारे में किसी ने हिंदुस्तान में आवाज़ नहीं उठाई थी, और मैंने घोषणा कर दी थी कि अगर सलमान खुर्शीद दिल्ली से आते तो सड़क पे बात करूंगा। बजरिया मैंने उनको उतार लिया था और सड़क पर ही बात करी, और जांच हुई जिसमें मैडम लुइस फंसी हुई है। तो लोगों को मालूम नहीं था कि क्या पागल रहता या सच्चा समाज सेवी रहता है जिसे पैसे से कोई ताल्लुकात नहीं। अगर मैंने पैसे लेकर काम किए होते तो अंटू मिश्रा दुर्वासा ऋषि आश्रम पे बने हुए घाट को कांसीराम घाट का पत्थर लगाने आए थे, मैंने इसी सरकार में बसपा में नहीं लगना दिया। मेरे ऊपर कोई नहीं उंगली उठा सकता है, ना कोई खरीद सकता है, ना मैं किसी एक पैसे के गुनाहगार हूँ। लेकिन कष्ट इस बात का है, उन्हें भी राजनीतिकों ने गुमराह करे, कहाँ जाओगे, वो तो पैसे मांगेंगे। अगर पैसे ही मांग रहा होता तो आज मैं किराए के मकान फरकाबाद में नहीं रहता। आज मैं किराए के मकान पे रह रहा हूँ, मेरा अपना निजी मकान नहीं है, अभी मैंने मकान नहीं खरीद पाया। तो हमारा तो सब कुछ बाहर भीतर है। ये लक्ष्मण सिंह जी भाई प्रोफेशनली अधिवक्ता भी है, सीनियर अधिवक्ता है, हमारी इनकी रोज़ मुलाकात होती है। जहाँ तक हमारी पार्टी का नाम लिया, हमारे नेता का नाम लिया, तो मैं बताना चाहूँगा कि इनका एक वीडियो ऑडियो साहब लीक हुआ था, उस पर भी ज़रा प्रकाश डालिए। और देखिए, आरोप लगाना और आरोप किसी के ऊपर सत्य साबित हो जाना, दोनों चीज़ें हैं। कोर्ट के अंदर
चल रहा है पूरा प्रकरण, अभी उस पर जजमेंट नहीं आया है। हमारी पार्टी के तमाम सीनियर नेताओं के ऊपर, राहुल जी हो चाहे सोनिया जी हो, तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुए साहब। तो इन सब बातों से आप जनता का ध्यान ना भटका के आप ये बताइए कि जो वीडियो वो ऑडियो वायरल हुआ था उस पर जरा प्रकाश डालिए लक्ष्मण सिंह जी। पहले तो हम अपने भाई से यही निवेदन करेंगे कि जीवन वही है जो माँ बाप और समाज सेवा में सच्चाई से समर्पित हो। इन पार्टियों में समर्पित होने वाले चले गए, जो 47 की लड़ाई थी इसके बाद सब उगाही वाले आ रहे हैं। और रही बात हमारी ऑडियो और वीडियो की, तो आपको लाना भी चाहिए था इस मामले में, तो हो जाता क्या है। और किसने दिया किसने लिया, तो ये तो आदत तुम्हारी पड़ी हुई कि हम उंगली जरूर उठाएंगे, साबित कर नहीं पाएंगे। और रही बात अदालत की, जब तक पैसा खाया है चल्ला को आ जाएगा, दूध को दूध पानी का पानी हो जाएगा। मोहन जी, आपसे अगला प्रश्न है राजीव सक्सेना का फरुखाबाद से, और प्रश्न है आप पॉलिटिक्स में ही क्यों आना चाहते हैं? आप सोशल वर्क करते हैं, फिर भी आप पॉलिटिक्स में पद की लालसा क्यों रखते हैं? पुराना प्रश्न है राजीव जी का। अभी मैं कह रहा था कि मैं 50 ड्रम पानी के रखवाता हूँ, उससे आधा प्रतिशत लोग भी लाभान्वित नहीं होते। उदाहरण के लिए ये बात बता रहा हूँ, कोई अपने समाज सेवा के चर्चे के लिए नहीं बता रहा हूँ। आधा प्रतिशत, अब अगर मैं इसको 50% या 100% पे ले जाना चाहूँ तो फिर अपनी या तो निजी संपत्तियाँ बेचकर समाज सेवा में लगाएं, या फिर जो राष्ट्र ने संवैधानिक व्यवस्था बनाई है उसका हिस्सा बनकर हम समाज की सेवा करें। तो हमारा यही प्रयास है कि हम अपनी जो 1% की समाज सेवा है इसको 100% पे ले जाना चाहते हैं, उसका माध्यम राजनीति है। मोहन जी, आपसे अगला प्रश्न है असगर रोड घेर शामू खान से सलमान कबीर का, और प्रश्न है जब मोहन अग्रवाल जी खुद अपने स्तर से लोगों की मदद करते हैं तो फिर निर्दलीय क्यों नहीं लड़ लेते? क्या इन्हें ये नहीं लगता कि ये अपनी छवि से ज़्यादा भाजपा के टिकट को अहमियत दे रहे हैं? मेरी राय है इन्हें निर्दलीय लड़ लेना चाहिए। सलमान जी ने अपना सुझाव दिया है, तो उनके सुझाव पर आगे भविष्य में अगर विचार की संभावना होगी तो विचार किया जाएगा। मोहन जी, आपसे अगला प्रश्न है, एक पत्रकार हैं चंद्रशेखर कटियार, और उन्होंने प्रश्न किया है फरुखाबाद से, जैसा आभास हो रहा है कि आप नगरपालिका अध्यक्ष पद की तैयारी कर रहे हैं, पूजा बैटरी के पड़ोस से इटावा बरेली हाईवे को जाने वाला एक लिंक रोड है जिस पर आपका एक प्रतिष्ठान भी है। क्या आपने उस रोड की दुर्दशा दूर करने के लिए कोई प्रयास किया जिससे कि उसकी दुर्गति दूर की जा सके? यदि नहीं तो शहर के विकास की आपकी क्या योजनाएं होंगी? देखिए, हमारे पास कोई भी ऐसा संवैधानिक पद नहीं है जिस पर हम सरकार की सड़क को ठीक कर सकें या सरकार की नालियों को ठीक कर सकें। और दुर्दशा तो जहाँ जहाँ पर है वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, जैसे फिर बात वही आ जाएगी, वो रोड नगर पालिका के अंडर में आता है और नगर पालिका ने सड़क से ऊपर 1.5 फुट की नाली बना दी है, जो कि बड़ा तार्किक है। उसके लिए हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया, सूचित किया, लेकिन प्रभावी कार्रवाई का अभाव अभी तक है। मोहन जी, अगला प्रश्न आपसे आवास विकास फरुखाबाद से महिमा सिंह का, और प्रश्न है गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए आप क्या करना चाहेंगे? अभी तक आपने क्या कभी किसी की हेल्प की है? एनिमल रेस्क्यू इंक्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे? महिमा जी ने हमारे हृदय से जुड़ा हुआ प्रश्न हमसे किया है, क्योंकि हम किसी भी जगह जाते हैं तो मेरे मन में सिर्फ एक बात रहती है, अगर किसी वर्ग का उत्थान करना है, किसी को गरीबी से बाहर निकालना है, तो सिर्फ एक सबसे बड़ा माध्यम है शिक्षा। और अभी इससे पहले भी मैं ये कह रहा था कि नगर पालिका के यहाँ पर 8-10 स्कूल हैं, वो धीरे धीरे करके वर्तमान अध्यक्ष ने बंद कर दिए। उन स्कूलों को अद्वितीय स्तर का बनाना, इस स्थिति पे लाना कि वहाँ पर लोग एडमिशन के लिए लाइन लगाएं, ये मेरा सबसे बड़ा और सबसे पहला एजेंडा होगा। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और पशुओं की बात आई तो जिन पशुओं को यहाँ पर संरक्षण की आवश्यकता है, उनके संरक्षण का कार्य हम एज ए समाज सेवी भी थोड़ा बहुत करते हैं, और अगर किसी पद पर होंगे तो और अधिक तरीके से उस कार्य को करेंगे। बहुत अच्छा उत्तर दिया मोहन जी आपने। और अगला प्रश्न रायदीप चंद्र स्ट्रीट से एडवोकेट अनुज शुक्ला जी का है, और प्रश्न है कि प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सड़क चौड़ीकरण अभियान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अगर मुख्य मार्गों को 13 मीटर तक चौड़ा कर दिया जाएगा तो इससे जाम की समस्या अगले कई दशकों के लिए समाप्त हो जाएगी? मेरा सिर्फ एक बात कहना है, इसमें बहुत स्पष्ट है। इस प्रश्न को बहुत महत्वपूर्ण मैं प्रश्न मान रहा हूँ कि जो हमारे शहर के बीच में विध्वंस हुआ है
जिस स्तर का विध्वंस हुआ है, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जिनमें 50 साल से व्यापार हो गया तो हो रहा था, वो गिरा दिया गया। उसके बाद जो निर्माण है वो मॉडल रूप में होना चाहिए, एक ऐसा आदर्श शहर बनना चाहिए जिसको हम कह सकें कि हाँ हमारा ये फर्रुखाबाद बदल गया है। और बीच में डिवाइडर हो, बिजली के खंभे बीच में आए, ताकि एक कम से कम एक रोड आदर्श बन सके। और अगर ऐसी रोड नहीं बन सकती है तो इस अतिक्रमण अभियान को यहीं से समाप्त कर देना चाहिए। बिल्कुल भी किसी को एक ईंट भी फिर तोड़ने का अधिकार नहीं है, यही मेरा एजेंडा है। मोहन जी, आपसे बड़पुर से प्रशांत यादव जी का प्रश्न है, और प्रश्न है, अगर आपको जनप्रतिनिधि के रूप में, सांसद के रूप में चुन लिया जाए, तब आपकी नज़र में ऐसा कौन सा कार्य है जिसको आप सबसे पहले करना चाहेंगे? अब हमारे भाई अगर हमसे अभी थोड़ी देर बाद ये कहने लगे कि आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए या अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया जाए तो आप क्या करना चाहेंगे, ऐसे प्रश्नों का हमारे पास उत्तर नहीं। हमारा कार्यक्षेत्र नगर है, अगर हमें यहाँ पर अवसर मिला तो यहाँ पर हम अच्छा कार्य करके दिखाएंगे। मोहन जी, आपसे अगला प्रश्न पत्रकार चंद्रशेखर कटियार जी का है, और इनका प्रश्न है कि जब फर्रुखाबाद में मनोज अग्रवाल चुनाव लड़ने जा रहे थे तो उनके सामने एक समस्या रखी गई थी कि अगर जो किनारे लगे बिजली खंभे हैं इनको बीच में कर दिया जाए डिवाइडर के रूप में, लेकिन चुनाव के होने के बाद और उनको एक पद मिलने के बाद वो इस वादे से मुकर गए। क्या आप इस तरह का कोई वादा करना चाहेंगे? हम सिर्फ फर्रुखाबाद को एक उत्तम शहर बनाने का वादा कर सकते हैं। जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं वो जब पहला कैंपेन करते थे, हम लोगों के साथ जाते थे, तो फर्रुखाबाद को पेरिस, लंदन और भी यूरोपियन शहर बनाने की बात करते थे। वो हम वादा नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जितने साधन यहाँ पर उपलब्ध हैं उनका सर्वश्रेष्ठ कार्य यहाँ पर हम लोग करके दिखाएंगे। कन्फेशन आवर आकाश जी की और मिस्टर फर्रुखाबाद हर्ष दुबे जी की और आपकी पूरी टीम की एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि इस तरह के जो सकारात्मक कार्यक्रम हैं ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करते हैं कि लोगों की आपसे अपेक्षा क्या है, लोग आपको किस रूप में देखना चाहते हैं और आपकी कमियां क्या हैं। तो ऐसे फ्रूटफुल कार्यक्रम बहुत ही शहर के लिए लाभदायक हैं और मैं उनसे कहूँगा इसके स्वरूप को और बड़ा करें। जो हमारे सारे विधायक हैं, सांसद हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि हमारे यहाँ पर जो 42 वार्ड हैं, वार्ड के भी सभासदों को यहाँ पर बुलाकर वार्ड के विषय में भी उनसे एक उनकी रूपरेखा ले कि वार्डों में अगर वो वार्ड सभासद रहे तो उन्होंने क्या कार्य किया और भविष्य में वो पुनः वार्ड मेंबर जब चुने जाएंगे या जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो क्या वार्ड का क्या स्वरूप चाहते हैं, ताकि ये चीज़ें और जड़ों तक पहुँचे। ये मेरा एक सुझाव है और इस अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, फर्रुखाबाद को एक अच्छा मंच देने के लिए आपकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। कन्फेशन आवर की पूरी टीम सभी को बधाई, जिन्होंने इस छोटे से शहर में साहब इतना बढ़िया एक प्रोग्राम लगाया, इससे कहीं ना कहीं आम जनमानस में जागृति, नेताओं में एक काम करने का तरीका और जनता की जो सोच है वो डेवलप करने के लिए आपकी पूरी टीम को बधाई और धन्यवाद। डिजिटल इंडिया के इस दौर में फर्रुखाबाद में कन्फेक्शन आवर की ने जो पहल की है, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों, राजनीतिक नेताओं की ऑब्जर्वेशन जनता तक पहुँचे और उनकी भविष्य की कार्यप्रणाली कैसी रहेगी के संदर्भ में कन्फेक्शन आवर का प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं भाई संदीप जी, भाई हर्ष दुबे जी, कृष्णा दीक्षित जी एवं सारी कन्फेक्शन आवर टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये आपका ये प्रयास बहुत सराहनीय है। कन्फेक्शन आवर की पूरी टीम को हमारी तरफ से हृदय से शुभकामनाएं। ईश्वर आप लोगों को उच्च पद प्रदान करे।